नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हैं पैरामेडिकल अंडर 24/7 के ऊपर। तो एएमसीआरई 2025 की तरफ से यहाँ पर लैब अटेंडेंट और जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए जो भी वैकेंसीज यहाँ पर आई है, जो कि लगभग 633 यानी कि 633 हमको पोस्ट्स देखने के लिए मिल रही हैं। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी एग्जाम फीस है और क्या एग्जाम की डेट होने वाली है, इसको काफी डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो काफी रिक्वेस्ट आप लोगों की आ रही थी कि सर लैब अटेंडेंट के ऊपर आप लोग पैरामेडिकल के ऊपर क्या लेकर आने वाले हैं, तो वो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा मेरे से आखिरी तक, जिससे कि मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता सकूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सीआरई का नोटिफिकेशन ये आया है और एग्जाम पैटर्न क्या पर होने वाला है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो नोटिस आ चुका है, आप लोगों को पता ही है। एग्जाम फॉर्म यहाँ पर ओपन है, आप जाकर भर दीजिए। यानी कि 7 तारीख से ओपन हो चुके थे, आज 13 तारीख हो चुकी है, तो लगभग जो है आपको 7 दिन हो चुके हैं लगभग। तो आप जो है इसको भर दीजिए अभी फॉर्म को ना। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, अगर स्कीम की बात करूं, अगर सिलेबस की बात करूं, तो सीबीटी फॉर्म में ये पेपर होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। और इन्होंने एक बात कही यहाँ पर कि 5 सेक्शन में ये पेपर होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, 5 सेक्शनों के अंदर ये जो है आपका पेपर होने वाला है। यानी कि आप समझने की कोशिश करिए कि एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 5 पार्ट में ये पेपर होने वाला है। यानी क्या है इसका मतलब, अभी समझते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 75 नंबर के एमसीक्यूज जो है वो आपके टेक्निकल पार्ट से होंगे, और जो आपके 25 को एमसीक्यूज है वो आपके जनरल पार्ट के होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से होने वाले हैं। अब सर ये 5 पार्ट क्या है, इन्होंने एक चीज और बोली है कि जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो है, ये 5 सेक्शन में बंटने वाला है। यानी कि 5 सेक्शन के अंदर कंप्यूटर जब आप खोलोगे, जब आप अपना पेपर लगाना शुरू करोगे, तो पहला पार्ट यानी कि पहला सेक्शन आएगा, उसमें आपको मिलेंगे 18 मिनट, 18 मिनट्स मिलेंगे पहले पार्ट के अंदर। फिर दूसरा पार्ट खुल जाएगा, 18 मिनट होते के साथ ही 18 मिनट के अंदर आपको जो है 20 क्वेश्चन करने हैं। कितने? 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, समझिएगा पैटर्न पूरा ना। तो 20 क्वेश्चन आपको 18 मिनट के अंदर करने हैं, पहला सेक्शन हुआ। जैसे ही आपके 18 मिनट होंगे, एकदम से दूसरी विंडो खुल जाएगी, यानी कि दूसरे सेक्शन की विंडो खुल जाएगी। यहां पर आपको फिर 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, यानी कि हर एक सेक्शन को आपको 18 मिनट में पूरा करना है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि सर हमें एक बात समझ में आई कि 400 नंबर का पेपर, 400 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 एमसीक्यू आने वाले हैं, यानी कि एक एमसीक्यू 4 नंबर का हुआ। ठीक, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात सर ने बताई कि 25 नंबर जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से होंगे, और 75 नंबर हमारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उससे होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि 5 सेक्शन में पेपर होने वाला है। यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करोगे तो पहला सेक्शन आपको 18 मिनट मिलेंगे, जहां पर आपको बेसिकली 20 क्वेश्चन करने हैं। तो 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करें, फिर दूसरे सेक्शन में 20 क्वेश्चन करें, 18 मिनट मिले। इसी प्रकार से 5 बारी में, यानी कि 5 सेक्शन में आपको पेपर खत्म करना है। जैसे ही 18 18 18 18 पूरे हुए, यानी कि जैसे ही आपके कितने 90 मिनट पूरे हुए, आपकी विंडो बंद हो जाएगी और पेपर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा एक ऑटोमेटेड है। तो आपको जो है अच्छे से पेपर देना है, यानी कि स्कीम समझकर ही पेपर देना है। ठीक, चलिए इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आपने एक बार वो सेक्शन पूरा कर लिया, यानी कि वो 18 मिनट पूरे हो गए, तो फिर आप उस पर कम बैक नहीं आ सकते, यानी कि दोबारा उस पर बैक आप नहीं आ सकते। ये बिल्कुल सेट है इन लोगों का। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छे से समझना हमें जरूरी था, सीबीटी फॉर्मेट होता क्या है और इसके अंदर सेक्शन वाइज क्या बातें होती हैं। अब इन्होंने कहा कि 4 नंबर जो है, 4 नंबर एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित है, और साथ में एक चौथाई यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी जब भी आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा कि 40% नंबर आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल के अंदर हैं, अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद इन्होंने कहा अगर आप ओबीसी में हो तो 35%, और एससी और एसटी में आते हो तो आपको यहां पर 30% नंबर लाने अनिवार्य हैं। और पीडब्ल्यू बीडी के अंदर अगर आप आते हो तो 30% यहां पर नंबर लाने आपके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बन जाते हैं। अब ये मैंने आपको एग्जाम पैटर्न जो है एक नॉर्मली बनाकर दे दिया है, यानी कि सिंपल बना दिया है कि 100 एमसीक्यू आएंगे, 25 आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज से, कंप्यूटर से, 75 आपके खुद के डोमेन से। यानी कि 400 नंबर का पेपर हुआ, 90 मिनट का पेपर आएगा, और एक चौथाई यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलने वाली है, और 5 सेक्शन में पेपर होगा। ये बात आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज की बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए कि पेपर
देखते के साथ ही आपकी मेंटल जो अवस्था है वो उसी तरीके से काम करे, यानी कि हमको पेपर भी उसी प्रकार से लगाने हैं आने वाले समय के अंदर कि जब हम पेपर देने जाए तो हमारी स्पीड बढ़ी रहे, ठीक है। यानी कि अभी हमारे लिए स्पीड भी बढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर मैं जनरल सेक्शन सिलेबस की बात करूं तो एनालॉगी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिसेबिलिटी ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट, साथ में अरिथमेटिक के वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन और अरिथमेटिक नंबर सीरीज। ऐसा हमने देखा है जब भी एम्स के पेपर आए तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन एंड नेबर कंट्रीज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ में पॉलिटी के एक आधा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एप्लीकेशन और इंटरनेट यूजेज जो कि काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अवर एम्स एग्जामिनेशन। एग्जाम एम्स के अंदर आपको यहाँ पर कंप्यूटर से भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और साथ में आपको जनरल सेक्शन का सिलेबस करना अनिवार्य हो जाता है। साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो 10th लेवल तक की आपको बेसिक मैथ्स भी आनी जरूरी है, यानी कि नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरनेट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट्स, मेंस्ट्रुम, लाइफ एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने चाहिए, यहाँ से कि काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपने पैरामेडिकल अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ह्यूमन एनाटॉमी वाला पार्ट है उसको मैं अभी यहाँ पर क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। चलिए, अगर मैं बात कर लूँ अब आपके प्रॉपर सिलेबस के बारे में, कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके ही पूरे सिलेबस के ऊपर, जो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है तो उसके ऊपर चलते हैं जल्दी से, फिर बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, ठीक है। चलिए, तो नोटिफिकेशन पर हम आ गए हैं, दिस इज योर नोटिफिकेशन, और सीधा चलते हैं हम, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या आपकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं और क्या ये डेट होने वाली है। तो 31 जनवरी 2025 यानी कि ये लास्ट डेट है आप लोगों की, जब तक आपको इसको फॉर्म को फिलअप करना तो अभी भर दीजिए जाकर। साथ में 7 तारीख से चल चुका है और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और ये जो एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ ये आपको 11 तारीख को पता लग जाएगा, यानी 11 फरवरी को पता लग जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ करेक्शन यहाँ पर 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी पर यहाँ पर आपकी विंडो ओपन होगी। एडमिट कार्ड एज पर शेड्यूल आ जाएगा, स्किल टेस्ट की नोटिफाई हो जाएगी, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी उन्होंने बता दी, जो कि काफी अच्छी बात है। 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी यहाँ पर आपकी जो है वो डेट होने वाली है, यानी कि एग्जामिनेशन की। तो लगभग अभी से भी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो हमको उसी प्रकार से तैयारी करनी है। साथ में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अब इन्होंने सारी चीजें लिख कर दे दी हैं, बट मैंने आप लोगों के लिए चीजें निकाल कर रखी हैं, यानी कि 12 पेज पर हम अगर डायरेक्ट जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको सीधा पता लग जाएगी कि एग्जामिनेशन की फीस, यानी कि एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है। तो 3000 रुपये यहाँ पर फीस होने वाली है अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और EWS से बिलोंग करते हैं तो 2400 यानी कि 2400 फीस होने वाली है, और डिसेबिलिटी है तो एग्जम्प्टेड होने वाली है। देखिए, फीस ज्यादा है मैं मानता हूं, लेकिन आपको पोस्टेज यानी कि एम्स, ESIC यानी कि काफी सारी जो वैकेंसीज हैं उन सबको एक ही जगह पर लाकर रखा, यानी कि अगर आप एक ही गेट से काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए इतनी फीस है, ठीक है। तो इसको लेकर घबराना नहीं है, मानता हूं थोड़ी ज्यादा फीस है, लेकिन आप इससे जो है काफी ज्यादा चीजों पर सीधा अप्लाई कर सकते हो और आपको वैकेंसीज भी काफी देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो CVT होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया है, और सेंटर की जानकारी तभी पता लग जाएगी। CVT फॉर्म ये मैंने आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने पेज नंबर 16 के ऊपर, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है तो इसको कहां तक हम पढ़ते, तो मैंने सीधा आप लोगों के लिए चीजें निकाल कर ले आया हूं। यानी कि अगर मैं सीधा अगर आ जाऊं पेज नंबर 16 के ऊपर और मैं बात करूं लैब अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, और लैब टेक्नीशियन की, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एट द बाद लैब टेक्नीशियन और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT, सीनियर लैब और टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर लें। यहाँ पर एनेस्थेटिया, ऑपरेशन थिएटर, ICU टेक्निकल लेबोरेटरी, तो काफी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर हर एक पद के लिए निकली हुई है। मतलब अभी वो हम देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए क्या है, तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो जनरल मैथ, मैंने कहा ना सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा सा डाला जिससे कि आपको पता लगे। अभी मैं टेक्निकल भी सिलेबस के ऊपर आऊंगा।
इंग्लिश हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड यहाँ पर आपको चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं, और साथ में बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में पेपर होने वाला है। ये काफी अच्छी बात इन लोगों ने कही है, जो मेरे को भी काफी अच्छी लगी, तो ये आप लोगों के लिए भी काफी अच्छा होने वाला है। अब इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 49 के ऊपर। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा 19वां पॉइंट, यानी कि लैब अटेंडेंट, जो अभी हमने पढ़ा इन सब की पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम अगर मैं बताऊं तो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यहां पर एम्स बिलासपुर, यानी कि जितने भी एम्स हैं उन सबको एक ही जगह पर यहां पर डाल दिया है। सबकी अलग अलग अब वैकेंसीज के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, अब यहां पर एक ही नोटिफिकेशन आ गया कि एम्स बिलासपुर, एम्स न्यू दिल्ली, सबके यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबकी अलग अलग एज लिमिट है, यानी कि लगभग लगभग सबकी सेम है, लेकिन किसी किसी के अंदर थोड़ी सी एज लिमिट ज्यादा है, और पे लेवल भी सबका लगभग लगभग बराबर ही देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर 18 से 27 उम्र की एज होनी चाहिए। साथ में 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा यानी कि एमएलटी आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहां पर 100 बेड का मिनिमम 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात 10+2 यानी कि 12 साइंस सब्जेक्ट, वही सेम बात। और साथ में बीएससी, आपके पास बीएससी एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यहां पर आपके पास होना चाहिए। अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं एम्स की, तो यहां पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसीज 18 से 27 साल या एज है, और 40 साल यहां पर जो है अगर आप इंप्लॉई हैं एम्स के। तो साथ में 10+2 वही सेम बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 2 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी का फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर फिर दोबारा से 100 बेड के हॉस्पिटल के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। साथ में 10+2 साइंस सब्जेक्ट, फिर देन वही बात बीएससी एंड देन वही सेम एमएलटी का यहाँ पर बैचलर यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। फिर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको CAPFIMS यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर 18 से 27 साल, सेम बात वही सेम 5 लेवल 5 का पे स्केल, और 10+2 साइंस सब्जेक्ट सेम एज इट इज मेडिकल लेबोरेटरी, 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 100 बेड का एक्सपीरियंस, लगभग लगभग सबके अंदर सेम ही चीज देखने के लिए मिलने वाली है, लेकिन किसी किसी के अंदर थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि अगर मैं ESIC की बात करूं तो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर यहाँ पर 18 से 25 साल एज होने वाली है, यहाँ पर 27 थी और यहाँ पर 25 साल, ESIC के अंदर आपको 25 साल यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम बोर्ड, और डिप्लोमा आपके पास एमएलटी का होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, फिर दोबारा से बात आ गई, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए क्योंकि होने वाली आपकी बैचलर इन मेडिकल लैब साइंसेज। फिर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी, दोबारा ESIC, सेम ही बात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी जो ऊपर देखने के लिए मिली, लेकिन अलग अलग जगह के स्टेट की इंश्योरेंस का यानी कि ESI का अलग अलग जगह का है। जैसे कि बिहार की बात हुई थी, ये असम की बात हुई थी, तो जो आपके नजदीकी होगा आप वहां के लिए भी बाद में इसको अपनी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। तो 18 से 25 साल यहाँ पर एज है, और सेम ही बात जो ऊपर थी ESIC के अंदर, सभी के अंदर सेम ही चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESIC चंडीगढ़ के अंदर भी सेम ही बात है, सेम ही कहानी है, और एज जो है वो 25, यानी कि एम्स के अंदर हम देख रहे हैं 27 और ESIC के अंदर हम देख रहे हैं 25 साल यहाँ पर हो रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर ले, ठीक है। इसी प्रकार से जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिर आप दिल्ली NCR जो अपना ये नोएडा गाजियाबाद वाला जो जिला है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम 18 से 25, और सेम ही कहानी वही सेम डिप्लोमा विद 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और डिजायरेबल के अंदर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन ESIC सेम 25 साल, और सेम ही वही बातें घुमा फिरा कर चलती रहेंगी, यानी कि काम क्या करना है, फॉर्म को भरना है, अच्छे से पढ़ के भरना है, और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। काफी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही है, सेम ही एक्सपीरियंस, सेम ही बातें देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। बस अलग कहाँ है वो नीचे आकर होगा, लेकिन अगर हम आज लैब टेक्नीशियन की ही बात कर रहे हैं तो सेम ही एक्सपीरियंस, सेम एज ही आपको राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक, या तेलंगाना की बात मैं करूं, या फिर मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करूं जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, तो सेम ही क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है ESIC के अंदर, और सेम ही एज आपको देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल ही क्यों ना हो, चाहे वो बिलासपुर ही क्यों ना हो। लैब अटेंडेंट के अंदर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मिलेगा। जैसे कि लैब अटेंडेंट पर अगर हम आ जाए तो एम्स बिलासपुर के अंदर तो 18 से फिर दोबारा से 27 साल यहाँ पर उम्र हो चुके, 10+2 विद साइंस, डिप्लोमा इन MLT यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पर अब एक्सपीरियंस बढ़ गया, यानी कि अब 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर हो गया है। इसके बाद लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के अंदर पटना की अगर मैं बात करूँ एम्स की, तो 18 से 27 यानी कि 27 साल हो गई, और साथ में फिर यहाँ पर सेम ही चीज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि MLT के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको रेलिवेंट देखने के लिए मिल रहा है।
फिर वही ग्रेड 2 के अंदर आ जाऊँ तो भोपाल 18 से 27 साल, और सेम ही कहानी यहाँ पर अब सबके अंदर देखने के लिए मिलने वाली है, चाहे वो ग्रेड 2 हो, ठीक है, लैब अटेंडेंट हो या फिर लैब टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, यहाँ पर आपको जो है 21 से 30 साल, यानी कि अब ये एम्स भोजपुर, यानी कि अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एम्स भोपाल के अंदर आपको 21 से 30 साल, यानी कि थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है, लेकिन साथ में क्वालिफिकेशन भी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर 10+2 विद साइंस MLT के साथ डिजायरेबल है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो अब ये सेम कहानी BSc की भी हम यहाँ पर चलने वाली है MLT के साथ साथ, और 21 से 30 साल यानी कि एज में थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। एम्स चाहे वो मंगलागिरी की बात करूँ, चाहे वो नागपुर की बात करूँ, ये सब लैब टेक्नीशियन की पोस्टेज हैं, 21 से 30 साल, सेम ही कहानी यहाँ पर चलती रहेगी। अगर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 पर आ जाऊं तो रायपुर के अंदर अगर आप देखोगे तो दोबारा से जो ऊपर कहानी चल रही थी, यानी कि डिप्लोमा और साथ में 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने के लिए मिला। फिर बठिंडा की अगर मैं बात करूं, पंजाब का काफी अच्छा ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी आपको डिप्लोमा इन MLT साथ में BSc इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार से आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन इम्फाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, सेम ही कहानी। यहाँ पर देखिए एज देखिए आप 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ में यहाँ पर HSCL का इक्विलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा क्वालिफिकेशन के अंदर, और बोर्ड जो है ट्रेंड इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1 साल का यहाँ पर आपको जो लेबोरेटरी का ट्रेंड सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ में मणिपुरी, क्योंकि मणिपुर में है इम्फाल, तो आपको वहाँ की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मणिपाल का जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस डाल सकता है। फिर दोबारा से CAPFIMC MLT की बात करूँ तो सेम ही बात यहाँ पर रहेगी, बैचलर डिग्री की बात आ जाएगी, यहाँ पर डिप्लोमा वाला नहीं है, यहाँ पर बैचलर है। फिर साथ में अगर मैं बात करूँ MLC यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, एक गवर्नमेंट जगह से आपके पास एक अच्छा खासा जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए, साथ में 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग लिया है 100 बेड के अंदर, या फिर 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस NABL एक्रीडिटेटेड लेबोरेटरी, क्योंकि NABL भी आपके सिलेबस के अंदर है, अभी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। सेम 30 साल की यहाँ पर कहानी है। एम्स न्यू दिल्ली MLT की अगर मैं बात करूँ तो बैचलर डिग्री MLT दोबारा से यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, 2 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस 100 बेड के अंदर, और साथ में या फिर 2 साल का रेलिवेंट NABL एक्रीडिटेटेड लेबोरेटरी के अंदर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की बात करूं तो यहाँ पर एज 40 से ज्यादा ना हो, एम्स रायबरेली के अंदर ये पोस्ट है, BSc MLT और इक्विवेलेंस यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी ऊपर मांग लिया है, तभी तो उम्र भी 40 साल तक एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 25 से 35 साल की अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन असिस्टेंट की तो एम्स नागपुर के अंदर BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग लिया गया है, साथ में डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन या फिर इक्विवेलेंट यहाँ पर, और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, BSc है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं दोबारा से टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी गुवाहाटी की बात करूं तो 25 से 30 साल। अब जैसे ही उम्र बढ़ी तो साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस BSc के साथ और डिप्लोमा के साथ दोबारा से 8 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। अगर मैं फिर दोबारा से टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर आऊं तो एम्स पटना के अंदर 25 से 35 साल, जहां 35 साल दोबारा से हुआ, फिर 5 साल का एक्सपीरियंस, और अगर डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। इसी प्रकार से टेक्निकल ऑफिसर के अंदर दोबारा से पटना 40 साल से उम्र नहीं होनी चाहिए ऊपर, और BSc आपको फिर दोबारा से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग लिया गया है। अगर मैं टेक्नीशियन दोबारा से लेबोरेटरी के अंदर आ जाऊं तो एम्स बीबी नगर यानी कि 25 से 35 साल, BSc आपके पास होनी चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर दोबारा से एम्स बिलासपुर, अब ये सब किसकी है, ये लेबोरेटरी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी की वैकेंसी है, साथ में बैचलर आपके पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, साथ में 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस 100 बेड के अंदर, और साथ में 2 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस NABL एक्रीडिटेटेड लैब के साथ होना चाहिए। अगर मैं एम्स नागपुर की बात करूं तो 25 से 35 साल उम्र, और BSc आपके पास होनी चाहिए, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लेबोरेटरी वालों के अंदर, सभी के अंदर 5 साल BSc और डिप्लोमा के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस सभी के अंदर। राजकोट, रायबरेली, किसी की भी बात कर लो, बठिंडा की बात करूं चाहे वो जम्मू की बात करूं, तो सेम ही कहानी सब जगह देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सारी वैकेंसीज की, काफी भर के वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिली है। भाई देखो 633 वैकेंसी कोई छोटी तो होती नहीं है, तो इसी प्रकार से सारी ही वैकेंसीज आपको बतानी जरूरी थी, और आपको क्वालिफिकेशन भी आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि एंड टाइम पर अगर आप सारी चीज़ों को देखोगे तो वो बात नहीं बनेगी, आपको पहले ही पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं 171 पेज के ऊपर दोबारा से। अब यहाँ पर कितनी वैकेंसी है मैं आपको वैसे बता दिया है कि वैकेंसीज जो हैं वो आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। 633 वैकेंसीज है। तो कैसे मिला करें, जैसे जूनियर मेडिकल लैब की बात करो दिल्ली में 13,
यहाँ पर जनरल वालों की ईडब्ल्यूएस के 3, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 3, टोटल हो गए 33। तो इसी प्रकार से जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन की 26, एमएलटी की यहाँ पर आपको 11 वैकेंसीज यानी कि टोटल 70 वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पर आपको जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन CAPFIMC के अंदर आपको 3 वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल 33, 26, 70, 80 वैकेंसीज। इसके बाद यहाँ पर आपको ESIC आंध्र प्रदेश के अंदर 5, असम के अंदर 2, बिहार के अंदर 29, छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ के अंदर 2, छत्तीसगढ़ के अंदर 20 और आपको न्यू दिल्ली के अंदर 29। काफी वैकेंसीज हैं यहाँ पर भी। गुजरात के अंदर 9, कर्नाटका में 13, केरला में 1 और मध्य प्रदेश में 7 और महाराष्ट्र में 17, उड़ीसा में 6 वैकेंसीज और पंजाब में 8 और राजस्थान में 49 वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही है। साथ में आपको दोबारा से तमिलनाडु में 22, तेलंगाना में 16 वैकेंसीज, उत्तर प्रदेश में आपको 12, उत्तराखंड में 2 वैकेंसीज। यानी कि कोई भी स्टेट मैं नहीं मानता कि छोटा है, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो देवघर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे नागपुर हो, रायबरेली हो, गुवाहाटी हो, भोपाल हो, मतलब आप देख रहे हो नागपुर, रायपुर, रायबरेली, कोई भी जगह ऐसी मैं नहीं मान रहा कि कहीं छुट्टी है। सब जगह आपको वैकेंसीज देखने के लिए भर भर कर मिल रही हैं। काफ़ी वैकेंसीज हैं भाई, काफ़ी कम बच्चे अप्लाई करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। या तो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर आपके पास सारी ही चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है एम्स के अंदर अप्लाई करने की। देखिए कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर राजकोट, नागपुर, रायबरेली, बठिंडा, जम्मू, मंगलागिरी के अंदर कितनी सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही है। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो, इसको अच्छे से पढ़ो। और सारे सर्टिफिकेट आपको 204 पेज नंबर पर दे दिए हैं। अगर आप किसी ओबीसी किसी भी चीज़ को ईडब्ल्यूएस को क्लेम करना चाहते हो तो एंड में आप लोगों को जो है ये सारा का सारा ही दे दिया गया। अगर मैं अब सिलेबस के ऊपर आ जाऊं तो मुझे कुछ लगता है कि इस प्रकार से जैसे हर बार यहाँ पर सिलेबस आता है तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बेसिक मेडिकल, जो कि लैब अटेंडेंट ग्रेड की वैकेंसीज के अंदर मेरे को सिलेबस देखने के लिए मिलता। तो लगभग NABH की गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। NABH की गाइडलाइन आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको बायोकेमिस्ट्री मैं करा ही दूंगा, ठीक है। HIV, हेपेटाइटिस, ये सब भी मैं कराऊंगा ही। मेडिकल एथिक्स, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अभी चल रही है क्लासेस के अंदर, मेरा पूरा क्रैश कोर्स है, फ्री ऑफ द कॉस्ट है पैरामेडिकल 24/7 पर, तो उसको भी जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट टूल्स, क्वालिटी केयर लेबोरेटरी, ये सब आप पढ़ चुके हो। बायो सेफ्टी मेजरमेंट, बेसिक मेडिकल टर्म्स सारी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल की भी नॉलेज यहाँ पर मांगी गई है। मुझे लगता है कि लगभग लोग ऐसा ही कुछ सिलेबस देखने के लिए मिलने वाला है। अगर मैं ग्रेड 2 की बात करूं, पोस्ट लैब टेक्नीशियन की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाई बता ही दिया था कि यहाँ पर इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज मैंने आपको बता दिया है। साथ में अगर मैं बात करूं डोमेन की आपकी, तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ प्रिपरेशन, SI यूनिट, कैलिब्रेशन प्रिंसिपल, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे प्रोसीजर, PH, ठीक है, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस, वर्किंग प्रिंसिपल्स इसके पता होने चाहिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस के, ठीक है, मोरल सॉल्यूशन सब पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने सिलेबस यहाँ पर देखा कि यहाँ किस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाता है। स्पेक्ट्रोमेट्री मैं भी काफ़ी कुछ आप लोगों को कराऊंगा पैरामेडिकल 24/7 के ऊपर। तो लेकिन आपको भी खुद से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, अपने आप से सेल्फ स्टडी करनी है और जितना हो पाएगा वो सब मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे क्लासिफिकेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ये मैं करा रहा हूँ आप लोगों को ना, या आप देखना, मतलब वीडियोस देखना, यहाँ नहीं मिलेगी तो नर्सिंग अड्डा 24/7 पर RRB वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर कराई है और आने वाली क्लासेस में ये सब मैं कराने वाला हूँ। जैसे कि न्यूट्रिशन की पूरी की पूरी क्रैश कोर्स आने वाला है, आपको एनाटॉमी का पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है, हॉर्मोन्स के ऊपर अभी वीडियो परसों आने वाली है, और RNA DNA सब मैं कराने वाला हूँ। माइक्रोबायोलॉजी की भी एक पूरा क्रैश कोर्स आने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो माइक्रोबायोलॉजी भी मैं पूरी करा दूंगा। देखिए कितना बड़ा सिलेबस है, और पैथोलॉजी का भी सिलेबस देखिए कितना बड़ा है, WBCs वगैरह का, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनली सेल्स वगैरह का। तो इसको भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो मेरे को लगा मैंने आप लोगों को सिलेबस के माध्यम से भी बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार से यहाँ पर पेपर बन सकता है, ठीक है। बाकी आप अपनी रिसर्च करिए और जितना मेरे से बन पाएगा मैं आप लोगों को चीज़ें देने की कोशिश करूंगा। और आप बताइए कि आपको मेरे से क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं, ठीक। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर अभी भी आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और पैरामेडिकल 24/7 को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर जुड़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया अपनी मेहनत को जबरदस्त तरीके से करिए, ठीक है। काफ़ी कम इतनी बार पोस्ट देखने के लिए मिलते हैं, वो भी एम्स की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मत लूज करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।